भरी भारत के श्री हरिकोटा से नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के सामने मुसीबतों का पहाड़ है और 2024 का लोकसभा चुनाव थोड़ी ही दूर पर खड़ा है। कांग्रेस का जमीन पर कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है और ऐसे में अब कांग्रेस को जमीन पर उतरना पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी इस यात्रा को कांग्रेस का छलावा बता रही है तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस का कायाकल्प हो पाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश भर में जन समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कांग्रेस की यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। यात्री रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। यात्रा शुरू होते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया। Today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी इस यात्रा को छलावा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि देश पहले से ही एकजुट है। राहुल को अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहिए। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के बयानों को खास तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वो लोग जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थ के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस जमीन पर कमजोर दिख रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता छिटक रहे हैं। पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की मौजूदा हालत के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि पार्टी में असंतुष्ट नेताओं का अलग ग्रुप बन गया है जिसे G23 के नाम से जाना जाता है। ये नेता कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी। ऐसे में क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की किस्मत को बदल पाएगी? इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है या फिर 2024 के चुनाव से पहले इसे कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस माना जाए?
तो चलिए आज इस भारत जोड़ो यात्रा पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक जी आपसे ही, और ये सवाल हो सकता है आपको लगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओरिजिनल आइडिया इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, किसका था कांग्रेस के अंदर? क्या ये खुद राहुल गांधी का आइडिया था या फिर किसी और ने दिया? देखिए, मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं किसका आइडिया था, मैं भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूं। आज इतनी इम्पोर्टेंट यात्रा कांग्रेस की पॉजिटिव नोट पर है और इस तरह का प्रोमो CNBC आवाज़ जो है ये चला रहा है। टॉपिक ही बदल देते, आप यात्रा पे कर ही क्यों रहे थे डिबेट आप? दूसरा मुद्दा ये है कि आपने सवाल जो पूछा कि यात्रा का आइडिया किसका था, ये आइडिया पूरी कांग्रेस पार्टी का है। ये उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था वहीं से, तब से आइडिया निकला था। अब आप सवाल पूछें। जी, दूसरा सवाल टाइमिंग का, कि टाइमिंग एक ऐसे वक्त पर जब पार्टी के अंदर खुद बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग छोड़ भी रहे हैं, थोड़ी बिखराव की भी स्थिति है, स्पष्टता नहीं, और ये सब इसलिए नहीं कि ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी है किसके लिए? पार्टी जनता के लिए है, देश के लिए, उनको भी दिखता है ना। ऐसे वक्त में यात्रा, हो सकता है आपने पहले निर्णय लिया होगा, लेकिन अब किसी एक में चुनना था। अभी आपके अध्यक्ष के चुनाव भी ड्यू हैं और उस समय ये यात्रा भी हो रही है, तो पहले शायद वो सारी चीजें सेटल होती, यात्रा भी होती, बढ़िया चीज है। मैंने तो वैसे बहुत पॉजिटिव नोट्स पे आपसे सवाल पूछा था कि आइडिया किसका था, शायद आपने उसको थोड़ा गलत ले लिया, लेकिन फिर भी टाइमिंग। नहीं, आपका पूरा नोट जो था वो मैंने देख लिया, कितना पॉजिटिव था उसमें और कितना नेगेटिव था। लेकिन बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो 37 साल तक यहाँ मलाई खाते रहे और जिन लोगों की वजह से पार्टी इस दुर्दशा में पहुंची, अब हम उनका इंतज़ार करें और उनकी वजह से अपनी यात्रा को रोकें, ये संभव नहीं। जहाँ तक बात यात्रा की है, ये कोई मन की बात नहीं है, ना ही कोई प्रवचन है, ना ही कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, ना कोई भाषण है, ना कोई नौटंकी है। हम सुनवाई के मूड में हैं। हम देश की जनता को सुनेंगे और अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरह से आज जन समर्थन वहाँ पर तमिलनाडु में मिला है और जिस तरह से ये लार्जेस्ट यात्रा पद यात्रा है, इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व नहीं है। हम ना ये चुनाव के लिए कर रहे हैं कि गुजरात का चुनाव आ गया है, 2024 का चुनाव है। इसके मूलतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। दूसरा, जिस तरह से देश को बांट दिया है जाति और धर्म के नाम पर, सोशल डिवीज़न जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है पूरे देश का, उसके खिलाफ है ये यात्रा। पॉलिटिकल ओवर सेंट्रलाइजेशन, जिस तरह से आज सारे के सारे निर्णय PMO साहब लेते हैं और PMO से ही सब कुछ चलता है। नोटबंदी हो, 3 काले कानून हो, ना कैबिनेट का कोई मतलब है, ना संसद का कोई मतलब है, ना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है, और तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितना दुरुपयोग उनका हो रहा है, उसके लिए यात्रा जन जन तक आवाज़ अपनी पहुंचाने के लिए है। तीसरी चीज़ इसमें खास तौर पर है कि हमने तमाम माध्यम देखे जो विपक्ष के पास संघर्ष के माध्यम होते हैं, उनको सबको मोदी साहब ने कहीं ना कहीं दबाव में कर दिया है। आप देखिए, उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से लेकर और मीडिया तक, जहां पर जिस तरह से दबाव में काम कर रहा है, हम आज जनता के बीच में जाएंगे और यात्रा के माध्यम से उनको देश के हालात बताएंगे कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और जिन लोगों को 412 रुपये में सिलेंडर महंगा दिखता था, 1150 रुपये में बहुत सस्ता दिख रहा है। हम उनको बताएंगे कि चीन जो है वो बहुत जगह हमारी भूमि कब्जा कर बैठ गया है, यहाँ तक कि नेपाल भी 2018 से 7100 हेक्टेयर जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और इस देश के अंदर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। हम आज जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि मीडिया का एक वर्ग किस तरह से बायस्ड होकर, जिस तरह से एक 10 ग्राम की पुड़िया के पीछे 2 महीने तक डिबेट करता है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के ऊपर इतना बड़ा कंसाइनमेंट बार बार पकड़ा जाता है, मीडिया के साथियों की कईयों की हिम्मत नहीं हो पाती है कि उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये यात्रा सबसे लंबी है, 3570 किलोमीटर की यात्रा है और ये पूरे देश में 29 के 29 राज्यों में इसकी सहायक यात्राएं इसमें आकर मिलेंगी। पूरे देश को हम जोड़ना चाहते हैं
आज तक पॉजिटिव नोट के ऊपर इस तरह की कोई यात्रा नहीं रही। ठीक है। और इसका जो रूट लिया गया है वो भी इस एंगल से लिया गया है कि पूरी यात्रा ना नदी में कहीं पर हो, ना कहीं पर गाड़ी में चलना पड़े, ना ही अडवाणी की जगह रथ लेकर चला जाए। पैदल यात्रा है, देश की जनता से और देश की मिट्टी से हम मिलेंगे और देश की सुनवाई करेंगे, हम लोगों की सुनेंगे। जिस तरह से मन की बात और तमाम चीजें चल रही हैं एक तरफा, वो नहीं होगी। जहां तक बात है हमारे घर की, मोदी साहब से पूछिए ना साहब अब जरा कि 28 पार्टियां थी 2014 में, आज एक भी साथ नहीं। हमारी चिंता मीडिया के कुछ साथी भी थोड़ा सा कम करें तो बेहतर है, देश की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है। नहीं, मीडिया अपनी तरफ से नहीं करता, मीडिया क्योंकि देश की बात करता है, लोगों की बात करता है, इसलिए चिंता करता है। खैर, ये आपका अपना मत है, बिल्कुल आप उसको रख सकते हैं। तो इन सिन्हा साहब, बीजेपी कह रही है कि ये यात्रा नहीं है, छलावा है। क्यों, आपको क्यों लग रहा है छलावा है? नमस्ते विपिन जी। देखिए विपिन जी, पहली बात यह है कि भारत जोड़ो जो शब्द है वो कांग्रेस की प्रवृत्ति में, कांग्रेस की सोच में वो जचता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने भिंडरनवाले को सपोर्ट करके एक वक्त जो है पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट किए, जिन लोगों ने फारूक अब्दुल्ला और जो राजीव गांधी का पैक्ट था 1986 में, जो कि एक कश्मीर प्रॉब्लम का अगले कई सालों तक जड़ बना, और आज पिछले 6-8 सालों में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वीर सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बक के केवल हमारे फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस आपके फ्रीडम फाइटर्स, जब वो जाते हैं असम में तो कहते हैं कि गुजरात के व्यापारियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, जब वो दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है तो सबसे पहले तो वो छलावा ही होता है। जो लोग जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो किसके लिए आंसू बहा रही थी सोनिया गांधी, वो भी आपने देखा है। तो भारत क्या ऐसे जुड़ता है? एकता यात्रा हमने की थी 1992 में, जब प्रधानमंत्री जो मोदी जी उस वक्त जो है श्रीनगर में जाकर झंडा फहराए थे, जिस वक्त जो है आतंकवाद पूरी तरह से हावी था वैली में। वो होता है भारत जोड़ो यात्रा। जिस तरह से हर घर तिरंगा में 3 दिन में हमने करोड़ों लोगों को पहली बार प्रेरित किया कि अपने घर में ध्वज फहराएं, वो होता है भारत जोड़ो यात्रा। और आज भारत जोड़ो अब की आवश्यकता क्या है? ना केवल सामाजिक रूप में बल्कि आर्थिक रूप में जो हैव और हैव नॉट्स की जो कमी है, एक दरार था, वो हमने कम किया है। इनके काल में 2014 तक के पूरा सैनिटेशन कवर केवल 40% था, 30 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था। तो हमने तो हर तरह से देश को यूनाइट करने का कार्य किया है। तो ऐसे में भारत जोड़ो का क्या औचित्य है? ये केवल और केवल परिवार का कंट्रोल पार्टी से नहीं जाए, इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और मैं एक लेवल आगे जाकर ये कहना चाहता हूं, ये जो है वाड्रा कांग्रेस की नींव रखने वाली है। क्योंकि आज आपने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा का भी पार्टी के पोस्टर्स में जो है उनकी भी एंट्री हो चुकी है। जी, तो आलोक जी, बात ये भी हो रही है कि ये एक तरीके से राहुल गांधी जी को, जो कि पूरा अब उन्होंने अध्यक्षता भी छोड़ दी, उनके नेतृत्व में चुनाव भी हार गए, और अब उनको एक तरीके से वापस फिर फोरफ्रंट पे खड़ा करने की एक कोशिश है भारत जोड़ो के जरिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया हो भारत को तोड़ने में, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर 60 रुपए की पेंशन ली हो, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर देश के खिलाफ काम किया हो, वो भारत जोड़ो आंदोलन को नहीं समझ सकते हैं। और हम उम्मीद भी नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग भारत जोड़ो को समझ पाएंगे। लेकिन आज हम केवल ये कहना चाहते हैं कि देश को जिस हालात में आपने पहुंचा दिया है, जिस तरह से हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिस तरह से विपक्ष के यहाँ ईडी और सीबीआई पहुंच रही है, जिस तरह से गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ये कहना है हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में खाई बांट दी है। अपने नीति आयोग के आंकड़े पढ़ लीजिए जरा कि किस तरह से 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन में हैं जो पिछले 2 साल में जिनका बर्थ हुआ है। ये क्यों हुआ है? 66% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिक हैं 5 से 8 साल के। हैव और हैव नॉट्स की आप छोड़ दीजिए, बेरोजगारी दर 50 साल की हाईएस्ट है, और महंगाई जिस तरह से सर के ऊपर चढ़ रही है पूरा देश देख रहा है। दिल्ली अपनी देश की राजधानी पूरी तरह से प्रदूषण से ग्रसित करती है। खैर, इनको ये चीज़ समझ नहीं आएंगी। अगर आप बहुत अच्छे थे तो ये 28 दल जो थे
आपके साथ जो 2014 में चले थे, आज सब छोड़कर क्यों भाग गए मोदी जी को? क्योंकि तानाशाही है राज्य के अंदर, देश के अंदर। राजा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, सब दल छोड़कर भाग रहे हैं। ये यात्रा उसी का परिणाम है। और जिस तरह से 2 दिन से भट्ट साहब बीजेपी के तमाम नेताओं की बौखलाहट देखने को मिली है, उससे तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल हम सही रास्ते पर हैं। बीजेपी ने जिस तरह से जो माहौल बनाया है, जो वातावरण बनाया है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना अमन और चैन और शांति नहीं रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से आज बेंगलोर डूब रहा है, आज लोगों को समझ आ रहा है कि 40% कमीशन वाली सरकार क्या होती है। ये लोग भाषण में तो भ्रष्टाचार की और तमाम बातें करते हैं, अपने घर में एक वॉशिंग मशीन रखते हैं, उसमें जो इनके यहाँ आता है उस वॉशिंग मशीन में धोकर ये साफ कर लेते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि सबसे भ्रष्ट सरकार, सबसे झूठी सरकार, सबसे ज़्यादा सपने दिखाने वाली सरकार, किसान 700 शहीद हो गए, किसका फैसला था? नोटबंदी किसने फैसला लिया था? 107% 2000 के फेक करेंसी बढ़ के चली गई। आप तो आए थे ना बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, और स्विस बैंक से हम पैसे लाएंगे और 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। स्विस बैंक में डबल धन हो गया, किसका है? अब निर्मला सीतारमण जी को कुछ नहीं पता है। तो इसके झूठ को हम इनके पूरे को हम पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। ठीक है, तो इन साहब रिएक्शन ये, फिर मैं जाता हूं अपने अगले मेहमान के पास। देखिए, आप कांग्रेस का दोहरा रवैया देखिए। 3 राज्य हैं इनके अंडर, उसमें 2 में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ठप है। और विशेषतर अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई इलाके जो हैं जिहादियों का गढ़ बन चुका है। उस पर राहुल गांधी को कभी परवाह नहीं होती है। वो जब डिजास्टर टूरिज्म के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि कौन से राज्य में जाना चाहिए, कौन से राज्य में नहीं जाएंगे। यूपी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन झारखंड में पिछले 1 महीने में कम से कम 10 आदिवासी लड़कियों की हत्या की गई है बलात्कार के बाद, वहां नहीं जाते। तो कांग्रेस को कोई सीरियसली क्यों ले? जी ठीक है, चलिए, तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बात हो गई। इस यात्रा के जरिए और आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। विनोद साहब, अब जो भी बात कांग्रेस गिना रही कि हम जाएंगे और देश की जनता को वो बातें बताएंगे, और जो भी उन्होंने कहा, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात कही हो, चाहे माल न्यूट्रिशन की बात कही हो, चाहे बेरोजगारी की बात कही हो, चाहे वो उन्होंने महंगाई की बात की हो, पहली बात तो ये कि क्या जनता को ये सब दिखाई नहीं देता? उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल के बताएगी, तभी वो बात उनकी समझ में आएगी। नंबर 2, अब कौन बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, उसकी खुद की स्थिति क्या है? जनता देखिए, एक चीज तो देखेगी नहीं, वो सारी चीजें देखेगी। और पिछले 2014 से अब 2022 पहुंच गए, क्या ये यात्रा निकालने में, अगर मैं यही सारे तर्क मानूं, तो बहुत देर नहीं हो गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कोई असंवैधानिक काम तो है नहीं कि कोई ऐसा काम कर रहे हो जो असंवैधानिक हो, जिसकी संविधान में इजाजत न हो। लोकतंत्र में राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते रहते। अडवाणी जी ने जब राम रथ यात्रा निकाली थी तो उस वक्त वो जनता को बताने गए थे ना मुद्दे कि भाई राम मंदिर क्यों जरूरी है। इसके अलावा उस वक्त जो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार थी उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप लेकर के और चार्जशीट लेकर के हो गए थे। उसके बाद सॉरी क्षमा कीजिए, वीपी सिंह की सरकार से थी उस समय, उनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। इसके पहले चंद्रशेखर जी ने यात्रा निकाली थी, पूरी देशव्यापी पदयात्रा की थी, तो वो भी अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे। और उसके बाद जोशी जी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली, वो भी अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए थे। तो ये इस तरह की राजनीतिक कवायदे राजनीतिक दल करते रहते हैं और लोकतंत्र में जरूरी है। हम ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई, ये बढ़ गई, हर चैनल पे आप सब हम लोग कहते हैं विपक्ष नकारा है। अब विपक्ष क्या करे? विपक्ष यही कर सकता है भाई, जनता के बीच जाकर अपनी बात करेगा। तो वो उसी के तहत राहुल गांधी अपना एक यात्रा निकाल के कर रहे हैं कोशिश। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह की कवायदें पार्टियां करती रहती हैं। मोदी जी गुजरात में थे तो उन्होंने बाकायदा जो है, आप याद कीजिए कितनी यात्राएं गुजरात के अंदर निकाली थी और जनता के बीच गए थे। तो हमेशा जो है, अगर राजनीतिक, नीतीश कुमार ने बिहार में पहले एक बार यात्रा निकाली थी 2015 से पहले, तो इस तरह मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर के घूमे थे उत्तर प्रदेश में, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में यात्रा निकाली थी, जनादेश यात्रा। तो इस तरह की यात्राएं ये एक राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है और हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और अपने को रिवाइव करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है। तो ठीक है, वो बीजेपी का अपना स्टैंड है, वो उस पर हमला करेगी, कांग्रेस उसका जवाब देगी। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की कवायद जो है कोई नई बात नहीं है और ना कोई गैर कानूनी बात है। बिल्कुल।
तो एक रिवाइवल की कोशिश आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कांग्रेस इस यात्रा से, जो कि 150 दिन चलनी है, 3500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस लक्ष्य को, उस रिवाइवल के लक्ष्य को पा पाएगी अभी जो पार्टी की स्थिति है, जिस तरह के हालात हैं? नहीं विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने क्या घोषित तौर पर कहा है क्या कि हम पार्टी के रिवाइवल के लिए यात्रा निकालें, या कोई लक्ष्य उन्होंने ऐसा दिया है क्या? वो दरअसल लक्ष्य दूसरा कह रहे हैं। और विनोद जी ने जो कहा और जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको देखना समझना चाहिए। बिल्कुल ये बात एकदम सच है कि हर राजनीतिक दल को बिना किसी वजह के ऐसी यात्राएं निकालनी चाहिए। आप यात्रा में निकलेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं देश को, महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं रहेंगे, तो कम से कम यात्राओं के जरिए देश को जानिए, समझिए, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, मैं एकदम इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष से खड़ा होकर देखता हूं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जो टलता चला जा रहा है, उसके ठीक पहले ये यात्रा हो रही है। 2 राज्यों के, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, उसके पहले ये यात्रा हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता करेंगे, उसके दौरान ये यात्रा हो रही है। लेकिन मिसिंग लिंक कहां हो जाता है? मिसिंग लिंक यहाँ हो जाता है कि तमिलनाडु में छोड़ दें, क्योंकि वहां स्टालिन के साथ उनकी सरकार है, तो आज का दिन होना चाहिए था कि ये भाई उस तरह की यात्रा नहीं कि कांग्रेस को कोई हमको मजबूत नहीं करना है, भारत जोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस के हिसाब से, यानी राहुल गांधी के हिसाब से, विपक्षी नेताओं के लिहाज से सब कुछ नरेंद्र मोदी ध्वस्त कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यात्रा निकल रही। तो आज अच्छा होता कि नीतीश कुमार सहित, केजरीवाल सहित देश के सभी विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से सारी लड़ाई है, वो आज वहां दिखते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को एक बात और महत्वपूर्ण तरीके से बतानी थी। अब ये बार बार वही बात कही जाती है कि संघ के लोग सब जगह बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग सब जगह बैठे हुए, ये बड़ी सामान्य सी बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोग सब जगह बैठे हुए थे, इसमें कोई ऐसी रहस्य वाली बात नहीं जिसको राहुल गांधी रहस्य उद्घाटन करते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि न्यायपालिका भी ध्वस्त हो गई, कार्यपालिका भी ध्वस्त हो गई, विधायिका भी ध्वस्त हो गई, मीडिया भी सब ध्वस्त हो गया, तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर उसको वो कैसे जोड़ेंगे, कैसे वो ठीक करेंगे? कोई एक खाका है क्या? फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगती है। वो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन 2 राज्यों में चुनाव है, वहां क्या भारत जोड़ो यात्रा अपने किसी इंपैक्ट के तहत जा रही है क्या? क्या कोई मजबूती से वहां दिख रही क्या? इन तीनों मुद्दों पर मुझे ये यात्रा बहुत कमजोर दिखती है। हाँ, अगर हम कहें कि एक राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस जिस स्थिति में है उसको यात्रा करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है। विपक्ष के तौर पर ये गतिविधि चलनी चाहिए, कम से कम इसी बहाने एक निरंतरता में विपक्ष की भूमिका नजर आएगी। ठीक है, संजय कुमार साहब, आपका क्या टेक है इस बारे में? देखिए, 2 सवाल हैं, मतलब 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि अच्छी बात है, और ये सभी कह रहे हैं कि एक विपक्ष है या एक राजनीतिक पार्टी हो, अपनी यात्रा निकाले, लोगों से संवाद करे, और लोकतंत्र में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, लेकिन एक पार्टी जिसकी अपनी अंदरूनी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, और वो वाकई में अच्छी नहीं है, जिसके अंदर ही एक गुट बना हुआ है असंतुष्ट नेताओं का, फिर उसके बड़े नेता उसको छोड़ रहे हैं, उससे जा रहे हैं, तो देखिए ये सब जनता की नजर में आता है। अब जनता उसकी उस यात्रा को देखेगी, या जनता ये देखेगी कि भाई ये तो वो लोग यात्रा कर रहे हैं जिनके अंदर ही खुद सब कुछ सही नहीं है? वो आउटपुट क्या लेगा, वो मैसेज क्या जाएगा? नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर परिवार के अंदर में किसी एक चीज पर को लेके मतभेद है, और मैं कांग्रेस को एक परिवार के रूप में देख के बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो सारे कामकाज को छोड़ करके सिर्फ अपने परिवार के अंदरूनी मतभेद को ही सुलझाते रहे, और जो उसके जो 10 और काम होते हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। आप ये जरूर कह रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर परिवार के अंदर, अगर पार्टी के अंदर नेता असंतुष्ट है, नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी में ये कोशिश होनी चाहिए थी कि उन नेताओं से संवाद करना चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे नेताओं की नाराजगी दूर की जाए। लेकिन क्या इस तरह का प्लान, जो जिस बात का जिक्र हो रहा है, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, जिसका प्लान पहले किया गया था, क्या पार्टी के अंदर में अगर अच्छे खासे नेता या कुछ ही नेता असंतुष्ट है, तो वो कार्यक्रम, भारत जोड़ो कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित था, उसे छोड़ सारी की सारी पार्टी या बड़े नेता उसके
अपने परिवार पार्टी के अंदर कलह सुलझाने में लग जाते। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। पार्टी की यात्रा भी चलती रहेगी और लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पार्टी के अंदर अगर नेताओं के बीच में मतभेद है, असंतोष है, पार्टी को चाहिए कि उस पर भी ध्यान दे। जब इस तरह की यात्रा निकलती है तो मुझे नहीं लगता कि जनता सिर्फ इस बात का ही जिक्र करेगी कि भाई पार्टी अपना तो घर सुधार नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही है और भारत जोड़ो एक तरह से यात्रा निकाले हुए है। जब जनता को जो चीजें पॉजिटिव नजर आती है वो पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, जो चीजें उन्हें नेगेटिव नजरिए से नजर आएंगी वो नेगेटिव नजरिए से देखेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की यात्रा में कोई नुकसान है। भले ही पार्टी के अंदर में भी अंदरूनी कलह है, पार्टी को दोनों स्तर पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, पार्टी को दोनों स्तर पे काम करने की जरूरत है। तो आलोक जी, इस समय चलिए एक यात्रा की तो शुरुआत हो गई, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई अपडेट, कुछ आगे बड़ी बात? मुझे लगता है कि मीडिया के सभी साथियों को बता दिया गया था। पूरा शेड्यूल पब्लिक डोमेन में है। जिसको भी नॉमिनेशन भरना है वो नॉमिनेशन भरेगा। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं, हमसे तो प्रोग्रेस पूछी जा रही है। जी जी। जेपी नड्डा साहब के खिलाफ कौन लड़ा था हमें पता ही नहीं चला। अमित शाह जी के खिलाफ कौन लड़ा हमें पता ही नहीं चला। कब शेड्यूल था, किसने चुनाव लड़ाया, राजनाथ जी के खिलाफ कौन था, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी हम गौरवान्वित है इस माध्यम से कि कम से कम मीडिया हमसे सवाल पूछता है और मीडिया को भी पता है कि कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में चुनाव नहीं होता है। खैर, अच्छी बात है, वो प्रोसेस आगे चल रहा है और वो प्रोसेस विधिवत आगे चल रहा है। अब बात आती है आज की यात्रा के ऊपर। देखिए, यात्रा जो है, बार बार कहा गया कि गुजरात छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, वो राज्य छूट गया। मैंने कहा कि जिस तरह से गंगा माँ की तमाम शाखाएं हैं, जिस तरह से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वैसे ही ये यात्रा जो है नदी के समान इस पूरी यात्रा में मिलेगी। और इसका रूट तय करने में दो चीज़ों का अहम स्थान रखा गया। पहली चीज़ एक ध्यान जो रखी गई वो ये ध्यान रखी गई सिक्योरिटी, कि कितने लीडर्स वहाँ पर पैदल चलेंगे, क्योंकि ये यात्रा बुलेट प्रूफ कार में या टोयोटा के रथ में नहीं है, ये यात्रा सड़क पर है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण था और सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसका संज्ञान लिया। उसके बाद दूसरा जो कारण था वो ये था कि पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर पैदल चलनी है। तो नदी है, नाले हैं, ज्योग्राफी है, पहाड़ है, कुछ और है, तो कहीं पर भी ना नाव से चलना पड़े, ना कहीं पर भी गाड़ी से चलना पड़े, ना कहीं ट्रेन से चलना पड़े, उस एंगल से यात्रा बनाई गई है। हमने 3 स्पष्ट इसकी चीज़ें बताई। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, नो डाउट। हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे, पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी करेंगे, जनता तक संदेश भी देंगे, कार्यकर्ताओं के अंदर अपनी ऊर्जा भी भरेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन इसका मूल उद्देश्य है कि जिस तरह से भारत माँ की अस्मिता को जिस तरह से इन्होंने चोट पहुँचाई है, चाहे वो संवैधानिक आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, सब जगह से जिस तरह से इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। देश के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया और साहब टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हुए घूम रहे हैं। हम देश की जनता के बीच में जाएंगे। जहाँ तक बात है कि क्या वैसे नहीं पता चलता, वैसे नहीं पता चल रहा है। मीडिया का एक बहुत वर्ग जिसका काम था ये कि महंगाई और बेरोजगारी को प्रमुखता से लें, वो शाहरुख खान के बेटे की पुड़िया ढूंढने में लगा रहता है कई महीने तक। जिस तरह से तमाम इश्यूज जो इश्यूज नहीं हैं, हिंदू मुसलमान क्वेश्चन मार्क लगाइए, शाम को टीवी पे चलाइए, टीआरपी मिलती है। आज हमें मजबूरी में जाना पड़ा है कि किस तरह से इन इश्यूज को जनता तक पहुंचाया जाए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो देश का जो मूल आधार था स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी तक, उसको पूरी तरह से इन्होंने छेड़ दिया है। 12 राज्यों में 2 यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में जाएगी। 150 दिन तक 25 किलोमीटर हम डेली चलेंगे। मुझे लगता है देश की जनता सब समझ रही है। नकारात्मकता बीजेपी के ब्लड में है। रथ यात्रा निकली तो क्या भाषण दिए जाते थे, आलोक जी याद है आपको रितंबरा के भाषण और उमा भारती के भाषण। आज हमने पॉजिटिव नोट पर एक यात्रा निकाली है कि देश को जोड़ा जाए, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। देश जिस तरह से विखंडित होता जा रहा है, सांस्कृतिक तौर पर भी, सब आधार पर हम उसको जोड़ें। आज लेकिन बीजेपी से वो भी नहीं पच रहा है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है और वही इनके ब्लड में है। जिस तरह से भाषण दिए गए थे रथ यात्रा में, वैसे भाषण नहीं दिए जाएंगे। एक धर्म के खिलाफ और दूसरे धर्म को गालियां नहीं दी जाएंगी। हम जनता की सुनेंगे, सुनवाई के मूड में हैं हम एक तरफा काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की तरह के मत की बात करेंगे और फिर चले जाएंगे और 8-8 साल तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आलोक जी एक सवाल है
अब बुरा ना मानिएगा उसका कि मैं जब भी राहुल जी को सुनता हूं तो वो अब या तो बीजेपी पे हमलावर होते हैं या आरएसएस पे हमलावर होते हैं, तो बात तो फिर वही हो गई। आप बात तो वही करेंगे ना कि भाई इन्होंने ये गलत किया, ऐसा खराब है, ये खराब है, तो फिर तो दोनों तरफ से एक जैसी बात हो गई। आप कह रहे हैं कि हम कुछ अलग नहीं करने वाले, तो क्या उसकी जगह राहुल गांधी ये ना कहेंगे कि हम ये करके दिखाएंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम ये बेहतर कर देंगे, हम ये अच्छा कर देंगे, उन्होंने जो किया वो किया? नहीं, देखिए हम वही कह रहे हैं, हम तो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बेहतर की तो बात कर ही रहे हैं हम। और हम जो तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल और फॉरेन पॉलिसी हमने 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 में अच्छे से चलाकर दिखाई है इस देश को। किस तरह से महंगाई उसके बाद बढ़ी है, बेरोजगारी जिस तरह से उसके बाद बढ़ी है। आज 5 किलो का राशन देके आप पूरा एहसान टेक रहे हैं नमक की थैली के ऊपर अपना फोटो खिंचवाकर। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉजिटिव ही बात करती है, लेकिन जिस तरह से आज का माहौल है, आज भी पंडित नेहरू को कोसा जाता है संसद में खड़े होकर। कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है। कांग्रेस पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की कमियां नहीं निकालते हैं, कहाँ रहते थे, किसके घर में रहते थे, क्या करते थे। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाते हैं ये लोग। मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को भी सकारात्मक सोचना चाहिए। एक अच्छी यात्रा निकल रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम तो जितने तमाम जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो भी दल हैं राजनीतिक, आप लोग बार-बार मीडिया पे आ रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बार-बार अब अगर उसकी बात हो रही होती तो फिर ये डिबेट ही हम क्यों कर रहे होते। आज शाम को आप देखिए तमाम टीवी चैनल्स पे तो राहुल गांधी साहब कटे हुए थे, मीडिया का कवरेज हुआ, तो बार-बार मीडिया को क्यों ला रहे हैं कि वो जैसे कुछ उसमें बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। हम बैठ के 5-6 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और क्या हो सकता था इसमें? आज की बात नहीं है, आज की नहीं भट्ट साहब, आज की बात नहीं है। पिछले 8 साल का इतिहास उठाकर देखिए, हिंदू मुसलमान की डिबेट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर प्रश्नवादी उसमें कांग्रेस के भी प्रवक्ता आते हैं, आप भी अपनी बात रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस नहीं आती है। कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग बीजेपी का पिट्ठू बनकर रहा है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उन्होंने बीजेपी का एजेंडा चलाया है। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। मैं सीएनबीसी आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो काफी नहीं, मैं पर्टिकुलर ले भी नहीं रहा उस चीज को, लेकिन मैं जस्ट बात करना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप भी अपनी बात रखते हैं, ये भी आके अपनी बात रखते हैं, कई डिबेट के तरीके अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को समझ में सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता कि अगर 1 घंटे आप लोगों ने यहाँ पे आके कुछ बात कर ली तो किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा। तुहिन सिन्हा साहब अब ये कह रहे हैं कि ये जाके सरकार की कमियों को गिनाएंगे, ये जाके सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं अगर वो नहीं हो पाए हैं, पिछले 8 आपके जो 2 टर्म है, दूसरा टर्म चल रहा है, वहां पर आपने क्या कर दिया, उससे पहले यूपीए ने अपने 2 टर्म्स में बहुत शानदार काम किया था। क्या आप ये कहेंगे कि इस समय जो सरकार है उसके सारे ही काम इस तरीके के हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो बात हो आपकी दूसरी खाद्यान्न की बातें हो या महंगाई की बातें हो, ये सब चीजें बस आपके काल में ही इतनी ऊपर गई, बाकी सब कुछ देश में लगभग उससे पहले ठीक ही चला? देखिए, एक एक करके 2-3 मुद्दों पे आ जाते हैं। महंगाई की बात अगर करें तो इस साल जब 2.5 महीने से ऊपर जो है रशिया यूक्रेन का वॉर चला, उसके बाद भी हमारी रिटेल इन्फ्लेशन का दर 7% से नीचे है। अगर यूपीए के स्पेशली यूपीए 2 के कार्यकाल से आप इसकी तुलना करें तो उनके तो आधे समय में जो सेकेंड कार्यकाल था 10% से ऊपर होता था रिटेल इन्फ्लेशन। आप सारे महीनों की गिनती कर लें तो आप ये सोचिए, आप तो मतलब सीएनबीसी एक बिजनेस चैनल है, सुबह से आप मार्केट्स देखते हैं। पूरे विश्व में अगर कोई मार्केट आज सक्रिय है, अच्छा कर रहा है, तो इंडियन मार्केट्स कर रही है। तो केवल ये कहना इनका कि दो लोगों को, 2 मित्रों को आपने बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूरे देश को परेशान किया। अरे अदानी को कितना बिजनेस मिला है, शिवसेना कांग्रेस गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में थी, कभी ये भी तो बताइए लोगों को। मैं बताऊं, असलम शेख जो यहां पोर्ट के मिनिस्टर थे, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अदानी को दिए। तो लोग जो है ना, तो आज कांग्रेस मीडिया को, ना जनता को, ना आम आदमी को, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस का दोहरा रवैया जो है वो आज पूरी तरह से उजागर हो गया है। देखिए, कांग्रेस के इस पतन का मैं 2 कारण मानता हूं, और जब तक ये 2 कारण ये सुधारते नहीं है, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा इनके हित में, इनको इस डूबती नैया को बचाने में मदद नहीं कर सकती। पहला है वैचारिक भ्रष्टाचार। जो पार्टी आज भी जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ बोल रही है, वो भारत जोड़ो
के बारे में उसका बात करना जो है वो शोभा ही नहीं देता। अगर ये आर्टिकल 370 एकमात्र ऐसा चीज है जो जिसने पिछले 70 सालों से कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत से रोक रखा था, हमने हटा भी दिया, और कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 3 सालों में वो सब आपने देखा है। दूसरी बात जो है अनुशासन का अभाव इनके नेताओं में। अगर ये आधे समय बाहर रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, अभी भी ये मान लीजिए कि 2-3 महीने भारत जोड़ो यात्रा तो जोर शोर से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर राहुल गांधी फिर से 1 महीने गायब हो जाते हैं तो वो सारा मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आज तो मैं कुछ और देख रहा हूं, ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं है, ये परिवार का कंट्रोल बचाने के लिए। और ये जो रॉबर्ट वाड्रा का जो पोस्टर आया है आज कांग्रेस के इस कैंपेन में, वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो अगर ये राहुल गांधी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कांग्रेस को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, कांग्रेस की जो अगली पीढ़ी है गांधी की, रॉबर्ट वाड्रा और शायद उनके संतान, उनकी एंट्री कांग्रेस में, उनका कमान जो है कांग्रेस का वो आसान हो जाएगा। ठीक है आलोक साहब, ये बात तो तथ्यपरक है और मैं भी मानूंगा कि हाँ जी, आप ही के पास आ रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत सारे ऐसे मौकों पर मौजूद नहीं रहते जब देश की जनता को लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पे उनको बात करनी चाहिए। बहुत सारे मौकों पे वो बात नहीं करते जब लगता है कि हाँ यहाँ पर वो होते और अपनी बात रखते तो जनता का कनेक्ट आता। और आपने चलिए एक यात्रा कर ली, लेकिन फिर एक लेग आ गया, कहीं आपने बीच में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर एक लेग आ गया। देखिए, आपका मुकाबला इस समय देश में एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता के साथ है जिनका जनता के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्ट है। अब राहुल गांधी, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन आप चूंकि यात्रा कर रहे हैं और उसमें जुड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सही है कि राहुल गांधी उस तरीके से निकलकर नहीं आते जैसा एक विपक्ष के नेता को निकलकर आना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कि मोदी साहब का दोगला चरित्र तो यहीं से है। कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए और देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो सोच सकते हैं क्रियाकलाप कैसे होंगे उनके। खैर, मुद्दे की बात यह है कि भ्रष्टाचार के ऊपर बात अभी की तोहिन साहब ने। आपको राग है, नारायण राणे के खिलाफ 800 पेज का एक डॉक्यूमेंट इन्होंने, बीजेपी ने विधानसभा में रखा था कि यह आदमी जेल में होना चाहिए, और आज केंद्र में मंत्री। क्या हुआ भ्रष्टाचार की लड़ाई का? वो याद होगा, वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर 5 बजे तक पीसिंग होके, और 5 बजे जो है वो शपथ ले ली गई। याद है आपको? मुझे लगता है तमाम दोहरे पैमाने, दोहरेपन बीजेपी के अंदर है। आर्टिकल 370 हट गया क्या? आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके 2 चेंज किए गए, और चेंज करने के बाद हालात ये हैं कि अभी तक वहां पर चुनाव नहीं करवा पाए ये लोग, और जो तरीका था वो भी गलत था। जितने सुप्रीम कोर्ट में केस थे आर्टिकल 370 और 35A को लेकर, 18 के 18 केस वैसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। और कश्मीरी पंडित चिल्ला चिल्ला के किस तरह से मोदी साहब के और अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये पूरा देश। ठीक है, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। बात आती है कि आप बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी, मैं दे रहा हूँ मैं उसी पे आ गया। राहुल गांधी जी जो हैं वो मौक़ों पर नहीं रहते हैं। अरे भाई, विपक्ष के तौर पर भट्ट साहब, आप बताइए, लैंड एक्विजिशन बिल पे किसने सरकार के घुटने टेके थे जब 3 बार ऑर्डिनेंस आया था? 3 काले कानून का सबसे ज़्यादा विरोध किसानों का किसने किया था? ट्रैक्टर पर बैठकर पार्लियामेंट तक कौन गया था? 3 काले कानून पर 700 जब शहादत हो गई किसानों की, उसके बाद भी इस सरकार के घुटने किसने टेके थे? नोटबंदी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, ये मुद्दा किसने उठाया था? पेगासस और राफेल के ऊपर किसने मुद्दा उठाया था? राफेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और हालत ये थी कि सीबीआई के कार्यालय को रात को दिल्ली पुलिस ने जाकर 2 बजे घेर लिया, और सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। ये मुद्दा किसने उठाया था? आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल किसने किया है? हम पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां भी हम में रह गई। तो आप कह रहे हैं जब इतना सब कुछ किया तो ये, क्योंकि ये आजकल में नहीं हुआ, ये 2019 के पहले भी हुआ या उसके पहले भी हुआ, तो वो आपकी बात कोई समझ नहीं पाया या राहुल जी की बात कन्विंसिंग नहीं थी? देखिए, मुझे लगता है नहीं, ऐसा है कि संघर्ष के जो रास्ते होते हैं ना, उस सब रास्तों पे मोदी जी ने जिस तरह से अपना जाल बुन दिया है। पुलवामा अगर होगा और पुलवामा के 1 दिन के बाद मोदी जी शहादत पर वोट मांगेंगे तो देश गुमराह होगा। आज हम इतना बड़ा पैनल बैठा जी ठीक है, मैं देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ना इक्वल डिबेट रखना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, चाहता हूं, 1 मिनट, अंतिम बात, एक मिनट आप रोकिए मत मुझे। पुलवामा में इतना बड़ा पैनल है, पुलवामा में 350 किलो RDX के साथ कौन सी गाड़ी टकराई थी और वो गाड़ी का मालिक कौन था, आज तक पता नहीं चला इस देश को।
वो एम्बेसडर थी, बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, इनोवा थी, फॉर्च्यूनर थी, मारुति थी, क्या थी? CNBC के दर्शक सोचिएगा और फिर सोचिए देश कहाँ जा रहा है। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। अभी आलोक जी ने बहुत सारी तुलनाएं तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारे उदाहरण दिए यहाँ पर, लेकिन अब सब कुछ अगर गलत है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से गलत है। अगर देश में सब कुछ, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की बात हो जाए, चाहे वो फिर महंगाई हो जाए, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट्स की बात हो जाए, तो सब में नरेंद्र मोदी गलत है और इसीलिए देश की जनता उनको लगातार 2 टर्म से इतने बड़े बहुमत से चुन रही है, बाकी सब ठीक है। देखिए विपिन जी, CNBC आवाज पर कोई प्रवक्ता ये बोल जाए कि 150 साल की सबसे बड़ी महंगाई है, तो इसको तो आप ही को टोक के आंकड़ा बता देना चाहिए। इस देश में हाल के दिनों की सबसे बड़ी महंगाई 2010 से 2014 तक रही है, जब महंगाई दर का आंकड़ा 14% तक चला गया था। नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी औसत महंगाई दर 5% के ऊपर नहीं रही, और जिस कोरोना पीरियड की बात की जा रही है उस कोरोना पीरियड में भी 7% के ऊपर नहीं रही। तो एक तो ये कि कम से कम आर्थिक चैनल पर इस तरह के तथ्यों से जो खिलवाड़ करना है वो नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति थी, सब बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो आंकड़े की बात करेंगे ना, हम कहां थे? हम फ्रेजाइल 5 में थे। देश के उद्योगपतियों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आज जो स्थिति है पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। आज हम दुनिया की टॉप 5 प्रॉमिसिंग कंट्री में से हैं। अब अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी हाल की विभीषिका कोरोना के बाद ये स्थिति है, तो जाहिर है जनता को वो समझ में आ रहा है। और जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धूली नहीं, तो बिल्कुल दूध की धूली। कौन कह रहा है कि दूध की धूली है? अजीत पवार के साथ गए थे ना मुंह अंधेरे सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब कहते हैं कि हर जगह विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, तो लोगों को याद आ जाता है कि पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने में विलय करा ली। लोगों को याद आ जाता है कि यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी थी। लोगों को याद आ जाता है कि पूरी की पूरी AIMIM राष्ट्रीय जनता दल ने अपने में एकदम खा लिया, खत्म कर दिया। लोगों को याद आ जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक वो जनता दल यू में चला जाता है। लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे विधायकों के आने जाने की घटनाएं याद आती हैं, लेकिन तब आप जब जनता को बताते हैं कि देखिए ये वाला तो मन की इच्छा थी, अंदर से आया था, लोकतंत्र था, और जो दूसरा हो रहा है ये देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर रहा है। तो इसीलिए जनता कहती है कि न्याय सिर्फ और सिर्फ भाषण में चलेगा। जहां जहां सरकार होगी वहां कोई मॉडल पेश नहीं कर पाती कांग्रेस, इसीलिए इस पर भरोसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो सारी बातें हुई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 बड़े मूल सवाल। पहला तो ये कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत इससे जुड़े लोगों तक मुद्दे पहुंचे वो तो ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस इससे वोट जोड़ पाएगी? आखिरकार एक राजनीतिक पार्टी है, जिस बदलाव की बात कर रही है वो बदलाव बिना वोट के तो खुद भी नहीं ला सकती। और दूसरी बात कि क्या यहाँ पर अगर हम इस यात्रा की बात करें या इस पूरे परिदृश्य की बात करें, तो अगर ये सारी बातें हैं तो बार बार ऐसा क्या है कि जनता उन चीज़ों को नहीं समझ पाती है और वो बीजेपी को या मोदी को पावर देती है बार बार? 2 बार से हम ऐसा देख रहे हैं और राज्यों की भी अधिकतर यही स्थिति है। एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर इस मूल सवाल को अपने एक्सपर्ट्स के साथ उठाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिल तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते
तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है, तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कांग्रेस की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस 150 दिनों की इस यात्रा में काफी कुछ अचीव करना चाहती है। उसके अपना एक एजेंडा है, और लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है तो उसके कुछ राजनीतिक लक्ष्य भी होंगे, और इसी पर यह बातचीत हो रही है। तो चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी आंकड़ों की। तो अब थोड़ा आंकड़ों पर ही आगे चले जाते हैं। अब कांग्रेस के अगर हम जरा वोट परसेंटेज या वोट शेयर को देख लें तो 1984 से ये आंकड़ा है, देखिए 48.1% था, करीब करीब 50% जैसा, यानी आधा फिगर था 48.1%। उसके बाद 89, 91, 96, 98 आते आते ये आधा रह गया, करीब 25% के आसपास। फिर उसके बाद और बढ़ा 1999, 2004, 2009, 2014 और आज 2019 तक का ये आंकड़ा यहाँ हम देख रहे हैं 19.5%, यानी जो चीज कभी 50 के आसपास थी वो आज 20 से कम रह गई है। संजय कुमार साहब, क्या ये यात्रा इन फिगर्स को, इन आंकड़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगी? अभी बहुत जल्दबाजी है ये कह पाना कि क्या इन आंकड़ों को चेंज कर पाएगी, लेकिन जिस तरह से एक ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक तरह से प्लान किया गया है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मामूली परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये 19.5 जो है वो कोई 25 या 30 होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मामूली परिवर्तन हेर-फेर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई खास इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज या वोट शेयर ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं कांग्रेस को? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ यात्रा से अगर कांग्रेस सोच रही है कि यात्रा से उनका जनाधार बढ़ जाएगा, लोग जुड़ना शुरू कर जाएंगे और 2024 के चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट करेंगे सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के मदद से, तो ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि जब कोई एक मरीज सख्त बीमार होता है तो सिर्फ एक मामूली सी अगर बीमारी हो, मामूली सा बुखार हो, तब तो आप एक बुखार की दवाई देकर के उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर समस्या गंभीर होती है, अगर बीमारी गंभीर होती है, तो तमाम तरह के प्रयास करने पड़ते हैं अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति आज वैसी ही है, अलग अलग और उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे। ये उनमें जो तमाम प्रयास है उनमें एक प्रयास है ये, इससे कोई नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ इस बदौलत अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि उनकी वापसी हो जाएगी 2024 में, तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। उन्हें और कई प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कम से कम जनता में उनकी साख बढ़े। ठीक है, आलोक जी हाथ उठा रहे, मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। विनोद जी, आप जो भी दलीलें यहाँ पर दी गई और तमाम चीजें हैं, और आप नरेंद्र, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा उसकी कमियां गिनाएगी या उसके कटाक्ष गिनाएगी, लेकिन क्या है कि हम 2 टर्म देख चुके हैं, एक टर्म में बड़ा बहुमत, दूसरे में उससे भी ज्यादा बहुमत। राज्यों में भी हमने देखा है कि ज्यादा करके बीजेपी के पास बहुमत पहुंचता है। फिर जनता, ये उसी देश की जनता है, उसी देश की जनता है जो वोट भी कर रही है, सब कुछ देख भी रही है। आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी के पक्ष में इतना भारी जनाधार जाता है और कांग्रेस का वही चीज लगातार, वही वोट परसेंटेज, वही वोट शेयर लगातार सिकुड़ता जा रहा है? नहीं, देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं, आपकी बात सही है। कांग्रेस को बहुत, जो अभी संजय जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि सिर्फ यात्रा से ही बात नहीं बनेगी। यात्रा एक रास्ता है और उसके बाद और बहुत सारे कवायदे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेतृत्व को करनी पड़ेंगी। चुनाव में नैरेटिव बनाने पड़ेंगे और बहुत मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। बहुत लंबी एक्सरसाइज है वो। लेकिन यात्रा जो है वो एक तरह से मैं ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है, ये आर्थिक चैनल है, इसलिए मैं अर्थ की भाषा में बात कर रहा हूं कि आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न जो है एक समय अवधि के बाद मिलता है।
उसमें चीजें जुड़ती हैं। तो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रही है कांग्रेस पार्टी और कोशिश करेगी इसका रिटर्न 2024 में कुछ तक मिले, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी इनको, इस पर कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए ये बात सही है कि 2014 में जो बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उससे ज्यादा बहुमत उन्होंने 2019 में मिला। लेकिन इसी तरह से 2004 में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी उससे ज्यादा सीटें 2009 में आई थी, क्योंकि जनता जो है इस देश की वो उम्मीदों पर मौका देती है, और वो मौका मनमोहन सिंह की सरकार को भी दिया गया और वो मौका मोदी जी की सरकार को भी दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि चुनाव लड़ने की रणनीति, मोदी जी का अपना एक करिश्मा, उनकी एक लोकप्रियता और पूरा जो है अमित शाह जी की रणनीति, पार्टी की रणनीति, आरएसएस का पूरा तंत्र और सारा जो उसके साधन संसाधन और 24 घंटे 24/7 जो पॉलिटिक्स है वो करने का जो तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी आगे रखता है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा तो छोड़ दीजिए, अगर किसी राज्य में वो नगर निगम को चुनाव भी जीतती है तो उसके कार्यालय में जलसा होता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि 2017 में 3 बड़े राज्य बीजेपी से छीनती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 4 आदमी नहीं मिलते उस समय। इनको सेलिब्रेट करना आता ही नहीं है, इनको अपनी सफलताओं का ढिंडोरा पीटना भी नहीं आता। ये इस मामले में बहुत ही लचर है इनका नेतृत्व कि कैसे मुकाबला करें, तो ये भी इनकी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारी नहीं, बीजेपी बंगाल में हारी है, बीजेपी झारखंड में हारी है, बीजेपी दिल्ली में हारी है, बीजेपी 2015 में बिहार में हारी है, गुजरात में उसको 2017 में 100 सीटें से कम सीटें आई। तो कई जगह बीजेपी को जो है इस दौरान बिहार का मुकाबला सामना करना पड़ा है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बीजेपी को बहुमत के लिए दुष्यंत चौटाला से समझौता करना पड़ा। तो लेकिन कांग्रेस, महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से जो नतीजे आए, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से सीखने की जरूरत है कि आप चुनाव कैसे, बड़े विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव लड़ने के लिए कैसे मशीनरी तैयार की जाती है, चुनाव का पार्टी का संगठन कैसे नीचे तक होता है, कैसे पन्ना प्रमुख और इस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारी और 24/7 पॉलिटिक्स की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। इंदिरा गांधी कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं थी, 24/7 थी, इसलिए सफल होती थी। वो हारने के बाद कभी घर नहीं बैठी। तो इसी तरह तमाम सारे नेता, ममता बनर्जी 24/7 पॉलिटिशियन है, अरविंद केजरीवाल 24/7 पॉलिटिशियन है, मुलायम सिंह यादव 24/7 पॉलिटिशियन थे, इसलिए सफलता थी उनके पास, लालू यादव 24/7 पॉलिटिशियन थे। जो भी जहां भी सफलता आप देखिए उसी नेता उसी पार्टी को मिलती है जो 24/7 पॉलिटिशियन होता है और जनता के साथ निरंतर जिसका संपर्क रहता है। ये सीखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो आलोक जी मुझे अलग से कोई सवाल जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब विनोद जी ने बोल दिया सब। देखिए मैं बहुत सी चीज़ों से विनोद साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत सी कमियां रही हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। मैं संजय साहब का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन संजय साहब अभी तो यात्रा शुरू होनी, कितना प्रभाव होगा नहीं होगा उसका आकलन हम कुछ तो यात्रा चली जाए उसके बाद करेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। अब बात आती है कि 1990 से जो अभी CNBC आवाज़ ने दिखाया आंकड़े के कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरता चला गया। स्वाभाविक है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर पाते। 1990 से लेकर जिस तरह से मंडल कमीशन और उसके बाद राम मूवमेंट और जिस तरह से रथ यात्रा और जिस तरह से पूरे देश में जहर उगला भारतीय जनता पार्टी ने, शायद उसको हम टैकल करने में कहीं ना कहीं चूक कर गए। और मोदी जी साहब के आने के बाद तो जिस तरह से देश का ध्रुवीकरण हुआ है जाति और धर्म के नाम पर, वो पूरा देश देख ही रहा है कि देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते देखे गए। 80 और 20 और रामजादे और दूसरा शब्द पता नहीं, मतलब मंच से, और जैसे लोगों को जिन्होंने कहा गोली मारो उनको पारितोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस धतूरे को, जब बीजेपी धतूरा चटा रही थी, लेकिन आपने ये कहा आलोक जी कि आप टैकल करने में चूक गए, तो ये तो आपकी पार्टी की कमी हुई ना बहुत बड़ी। कौन टैकल करेगा? देश की सबसे बड़ी पार्टी ही टैकल करेगी और एक राजनीतिक पार्टी ही दूसरी राजनीतिक पार्टी को टैकल करेगी। मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात से भट्ट साहब मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों में हमारी चूक रही। मंडल कमीशन में जिस तरह से पूरे देश को आग में झोंका बीजेपी और VP सिंह की सरकार ने, और आज तक वो आग सुलग ही रही है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की फॉर्म में, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके आडवाणी जी ने और मोदी साहब ने किया है, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमसे चूक रही है। हमें और सशक्त होने की आवश्यकता है और उसी दिशा में मजबूत कदम जो है ये भारत जोड़ो यात्रा साहब। जी तुहिन सिन्हा साहब। देखिए विपिन जी, इस देश को आज सबसे बड़ा खतरा किसी तत्व से है तो वो जिहादी एलिमेंट से।
मैं आज राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा उनको सफल बनाना है, क्या वो जिहादी ताकतों के खिलाफ बोलेंगे या फिर वो तो अपने 2008 के जो एलिज्ड बयान है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सबसे बड़े जो खतरा है वो उस पर कायम रहेंगे। अरे बोलिए, अब झारखंड में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन उस पर जब आप चुप्पी साथ देते हैं तो ये आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का परिचायक है। और ऐसी पार्टी भारत जोड़ो कभी नहीं कर सकती, वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और जनता को भी ये पता है और इसलिए जनता इस यात्रा को रिजेक्ट करेगी। मैं आपको कह रहा हूं इस यात्रा से उनका वोट शेयर कम ही होगा। जो आप 20% बता रहे थे पिछले इलेक्शन में, शायद वो 16-17% हो जाए। जी क्विकली आलोक जी, क्विकली, बहुत कम समय। देखिए, मैं 10 सेकंड का उत्तर देता हूं। देखिए, ये सच्चाई है कि ढिंढोरा पीटने में हम 700-800 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करते। और हिंदू आतंकवाद जिस शब्द का इजाद जिस व्यक्ति ने किया था वो RK सिंह थे, वो आज केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी के। और बीजेपी हार रही है बुरी तरह से, ध्यान रख लीजिएगा। 2024 में अलायंस की 50 सीटें 60 सीटें कम हो गई हैं, सीधा सीधा बिहार वाले। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। और ये देश की जनता अब देख चुकी है कि झूठे लोगों को सत्तासीन करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। घर घर में एक बेरोजगार बैठा दिया, हर घर मोदी करके, बड़ा दुखद है देश के। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी क्विकली, क्योंकि अब और समय नहीं बचेगा। 150 दिन की ये यात्रा है, 150 दिन और उसके बाद, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत ये कि कंसिस्टेंसी नहीं दिखती हमको, क्या याद रहेगी लोगों को? और ठीक है, वोट परसेंटेज शेयर हम सब बात कर रहे हैं, आलोक जी कह रहे हैं अभी से आपने बहुत जल्दी आकलन कर दिया, क्या रहेगा? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कंसिस्टेंसी। तो मैंने तो पहली टिप्पणी में कहा था कि अगर इसी बहाने राहुल गांधी 150 दिन नियमित राजनीति कर पाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको फिर से अपने आप को देखने का, समझने का यात्राएं जरिया होती हैं। लेकिन अगर नियमित रहेंगे, निरंतर रहेंगे, तब तो उसका कुछ लाभ होगा। सिर्फ संघ और भाजपा को सब ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये एक ही बात बार बार बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता अब इस पर भरोसा नहीं करती। चलिए, तो 150 दिन की यात्रा है, अभी और मौके आएंगे जब हम बैठेंगे और बात करेंगे और वो बात सबके सामने ही होगी कि कौन क्या कहता है। अब ये कह रहे हैं जाएंगे, जनता को सुनेंगे, तो वो भी बात सामने होगी। बीजेपी का जो अपना तर्क है कि यात्रा किसी मकसद की नहीं है, छलावा है, वो भी बात अपने सामने होगी। और जनता, देखिए फाइनली, क्यों हम बातचीत भी किसके लिए कर रहे हैं, कोई हमें सुन रहा है उस तरफ टीवी के बैठ के, वो जनता जनार्दन ही है जो सारी चीजों को देखती है, समझती है और शायद वो एक सबसे बड़ा विजडम रखती है और वही चुनती देखती है जो उसकी समझ में आता है। अब ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है कि वो अपने संदेश को किस तरह और किस ढंग से लोगों तक पहुंचाती है। तो चर्चाएं ये जारी रहेंगी। फिलहाल आज के लिए समय समाप्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। दादू, आग का तारा मत